पंक्तियां पढ़ रहा हूं, कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं, बंजर से बंजर धरती में भी धान उगाने निकले हैं। वाह, वाह। और इसी बात पर दे दो ताली, इस बेरंगी दुनिया में हम आंसू की फसलें बोकर मुस्कान उगाने हाय निकले हाय, हैं। वाह वाह गोविंद, क्या बात है, क्या बात है। ये वो कवि हैं साहब। चक्रवर्ती काव्य पाठ किया मेरे भाई सुनील जी ने, उनके काव्य पाठ में उधर भगवान ने भी आंखें बंद कर रखी थी, सच बता रहा हूं। लेकिन आदमी कमाल ऊर्जावान है। देखो, सरकार ने यह जरूर कहा है, या कहा था एक जमाने में कि हमारे बीच 2 हाथ की दूरी होना चाहिए, मगर किसी भी देश की सरकार ने यह नहीं कहा कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई दूरी होना चाहिए। वाह वाह वाह। इसलिए उस दूरी को खत्म करते रहना। मैं इतने लोग फुर्सत निकालकर कवि सम्मेलन के लिए आए, प्रणाम करता हूं साहब, वरना महानगरों की हालत खराब है मंत्री जी, किसी के पास फुर्सत नहीं। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में चला गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछलकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए, बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। अच्छा, उनके पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल कर आए हैं। मैं आपको प्रणाम वाह, करता वाह, हूं। क्या बात है। और वाकई फुर्सत का यह आलम है साहब। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, ना उसे फुर्सत ना मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा, देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। तालियां कम है थोड़ी सी। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे संजय भैया। भ्रष्टाचार तो सर हम अगर मर के ऊपर चले जाए ना तो वहां शुरू कर दें। सच बता रहा हूं, वो 3 इंजीनियर मर के ऊपर पहुंचे, एक पाकिस्तान का, दूसरा चीन का और तीसरा हिंदुस्तान का। जैसे ही उन्होंने जाके स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजा ही चरमरा के नीचे गिर पड़ा। अच्छा, दूत आ गया दरवाजे पे, उसने कहा कौन? बोले हम इंजीनियर। बोले कहां से? एक बोला मैं पाकिस्तान से, दूसरा बोला चीन से, तीसरा बोला मैं हिंदुस्तान से। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, मगर एक बात बताओ, तुम इंजीनियर लोग हो और इस दरवाजे की हालत खराब है, अगर इसकी मरम्मत करवाना हो तो खर्च कितना आएगा? पाकिस्तान वाला बोला सर खास खर्च नहीं आएगा, खर्च आएगा 9,000 रुपए। दूत ने कहा कैसे? बोले 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। चीन वाले से पूछा तू बता, बोले खर्च आएगा 12,000। बोले कैसे? बोले 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल, 4,000 मेरे। अब आया हिंदुस्तान वाले का नंबर, बोले खर्च आएगा 29,000 रुपए। बोले कैसे? बोले देख 10,000 तो तेरे। तालियां चाहिए मेरे को यहां पे। 10,000 तो तेरे, 10,000 बचे कितने? बोले 9। बोले पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, बनाता रहेगा। बहुत अच्छे। तो यहां टाइम लगता कितना है सर? हम पाकिस्तान की फाइल मरने के बाद निपटा दें, वो लोग हैं हम। सच बता रहा हूं, मैं तो अभी हाल ही लक्ष्मण नेपाली मुझसे पूछ रहा था, भाई साहब पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा यार लक्ष्मण नेपाली, ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात तूने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, बहुत अच्छे। मेरी 7 पीढ़ी तेरी शुक्रगुजार रहेगी। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने जो जवाब दिया, अगर जवाब बारीकी से पहुंचा तो बताना। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा लक्ष्मण नेपाली, अगर हिंदुस्तान में रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। वाह। अरे बोले सही बताइए भाई साहब क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना लक्ष्मण, कोई लड़की जब मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं, मां को छोड़ के आती है तो बदले में सासू मां मिलती है।
बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है, भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है, मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े। बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले भाई, जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन कर रहा है। सच बता रहा हूं सर। और पत्नियों पर कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है। IITN बाबा, बहुत सही नाम दिया है यार। पत्नियों पर कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी। शादी के 27 साल हो गए, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया भाभी जी। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। और देखो, मैं तो पत्नी शब्द जैसे ही सुनता हूं ना, पूरे शरीर में कपकपी होती है, पूरे शरीर में कंपन होने लगती है। भगवान कसम, ऐसा लगता है कि सनसनी तेज हो रही है। मुझे वो वक्त याद आता है 27 बरस पहले का, जब पंडित जी ने 7 फेरों के वक्त मुझसे कहा कि बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है ना सर, तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। और ताली तो पूरा सदर इस बात पे बजाना कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें बारूद मैंने अपने हाथों से बिछाई है। हाय हाय भाई, बात अच्छा गोविंद, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और ऐसा भी नहीं शैलेश भैया कि मैंने उससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया है, जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, न जीने में न मरने में। मेरी सारी तकलीफ उन्होंने सुनी। फिर मुझे कोने में पकड़ के ले गए, और कोने में ले जाने के बाद जो एक पंक्ति बोले, उस पंक्ति को सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। तो हम तो वो संताप भी झेल रहे हैं साहब, सच बता रहा हूं। अब आप मेरे लायक हो गए। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मैं व्यंग्यकार हूं, मैं एक व्यंग से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति है, एक बार हमारे मंत्री जी के लिए पूरे सदन की तालियां बज जाए, ताकि इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है उन्होंने। व्यंग कहां से जन्म होता है, कैसे पैदा होता है। पिछले दिनों 2 अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हुई, आपने अखबार पे भी पढ़ी होगी और टीवी न्यूज चैनल्स पर भी खूब चली। मैं घटना याद करवाऊंगा तो याद आ जाएगी आपको। संस्कृति का मंच है और संस्कृति के मंच पर एक संस्कृति की कविता खड़ी करना चाहता हूं। 2 घटनाएं हुई। एक घटना तो यह हुई कि शिल्पा शेट्टी नाम की एक अभिनेत्री ने रिचर्ड गेर नाम के एक हॉलीवुड के अभिनेता का चुंबन लिया, याद आई। और दूसरी घटना यह हुई कि राखी सावंत ने जबरदस्ती मीका सिंह का चुंबन लिया। चुंबन के लेन देन से मेरा कोई विरोध नहीं है, खूब लो खूब दो। लेकिन जिस भारतीय संस्कृति की तौहीन की गई, मैं 12 पंक्तियों की कविता पढ़ रहा हूं। पूरे सदन खाली ये 12 पंक्तियां सुन ले कविता की। कविता की 4 पंक्तियां कविता के लिए जरूरी नहीं है, 8 पंक्ति की कविता है। मुझे याद आता है साहब, 23 मार्च 1931 वार गुरुवार लाहौर जेल। 3 फांसी के फंदे सजाए गए। 22 वर्षीय राजगुरु, 23 वर्षीय भगत सिंह और 26 वर्षीय सुखदेव। फांसी के फंदे के समक्ष लाने से पहले जब उनका वजन तोला गया तो हिंदुस्तान के लिए शहादत देने की खुशी में उनका वजन 4-4, 5-5 किलो बढ़ गया। क्या बात है गोविंद, वाह वाह वाह। ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है साहब। और ताली तो शायद पूरा सदन इस बात पर बजाए कि वंदे मातरम कहकर उन्होंने जिस फांसी के फंदे को चूमा, मेरा यह मानना है वो इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ चुंबन था। आहा आहा, क्या बात। और जो चुंबन शिल्पा शेट्टी ने रिचर्ड गेर को दिया,
वो सबसे इस देश का निकृष्ट चुंबन था। कविता की पंक्ति हाजिर कर रहा हूं, सुनिएगा। आपके माध्यम से शिल्पा शेट्टी तक ये पैगाम पहुंचे कि काश तूने भारतीय चुंबन की कीमत को समझा होता, एक पल के लिए तेरा चेहरा लज्जा से झुका होता, मगर झुके कैसे? तुम तो विदेशी संस्कृतियों में गुम हो, तुम्हें भारतीय चुंबन की कीमत कैसे मालूम हो? अरे चुंबन वो है जो वनवास जाते वक्त कौशल्या ने श्री राम का लिया था। क्या बात, वाह। अब एक एक चुंबन पे ताली चाहता हूं आपकी। चुंबन वो है जो वनवास जाते वक्त कौशल्या ने श्री राम का लिया था। अरे चुंबन वो है जो जन्म देते ही देवकी ने घनश्याम का लिया था। वाह 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 वाह। चुंबन वो है जो सावित्री ने सत्यवान का लिया था, और चुंबन वो है जो श्री राम की अंगूठी का हनुमान ने लिया था। वाह। प्रणाम करता हूं आपको। और पीछे के लोग जागना, कवि अपनी कविता को, शायर अपनी गजल को चूमता है, किसान खेत में खड़ी लहलहाती फसल को चूमता है, कश्तियां बहकर समंदर के धारों को चूमती है, और सफलताएं आसमान पे पहुंच के सितारों को चूमती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने अपने माथे पे आया पसीना यहां मजदूर चूमता है, किसी महिला की मांग को देखो सिंदूर चूमता है। क्या बात, क्या बात। किसी महिला की मांग को देखो सिंदूर चूमता है। अरे जिसमें फहराता है तिरंगा उस लाठी को चूमता है, और अंतिम वक्त जवान देश की माटी को चूमता है। आहा आहा, क्या बात। तालियां कम रह गई आपकी थोड़ी सी। अंतिम वक्त जवान देश की माटी को चूमता है। और सुन शिल्पा, मां बेटे का चुम्बन लेती है तो देश सफलता की सीढ़ियां चूमता है। आहा, वाह। बहन भाई का चुम्बन लेती है तो रक्षा कवच बनकर आसपास घूमता है। पत्नी पति को चूम के घर से भेजती है तो पति शाम को सकुशल घर आता है, और बाप बेटी को चूम के विदा करता है तो उसका जीवन संवर जाता है। वाह वाह। प्रणाम करता हूं आपको। बाप बेटी को चूम के विदा करता है तो उसका जीवन संवर जाता है, मगर तूने तो भारतीय संस्कृति को ही जलील कर डाला, और स्नेह दुलार ममता के प्रतीक चुंबन शब्द को ही अश्लील कर डाला। क्या बात। अब तो चुंबन शब्द जबान पे आते ही याद तू आने लगती है, और चुंबन शब्द से ही हमें वासना की बू आने लगती है, बू आने लगती है।